जल्द ही 31 मार्च आने वाली है। ये केवल साल का आखिरी ही दिन नहीं है, बल्कि इस दौरान तक आपको आपकी टैक्स प्लानिंग करनी है। अगर आपने टैक्स प्लानिंग कर ली, तो वही प्लानिंग आपके लाखों रुपए टैक्स के रूप में बचा भी सकती है और जरा सी नेग्लिजेंस आपको पेनल्टी के अंदर और इंटरेस्ट का भी हैवी इम्पैक्ट दे सकती है। तो मैं हूं सीए यशदानी और आज मैं आपको ऐसे 7 स्टेप्स बताने वाला हूं जिसको अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो इट कैन सेव योर टैक्सेस एज वेल एज पेनल्टी और इससे भी सेव गार्ड करेंगे। फिर चाहे आप सैलरीड हो, चाहे आप कोई इन्वेस्टर हो या फिर बिजनेसमैन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि आपको कौन सी टैक्स रिजिम चूज करनी है। तो रूल बहुत सिंपल सा है। अगर आप साल भर में 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, आप देख लीजिए मार्च तक में अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है, तो न्यू टैक्स रिजिम में शायद आपका टैक्स जीरो भी हो सकता है। बट हाँ, अगर आप ये देख लेना कि कहीं पर भी अगर आप 80C की पूरी डिडक्शन मतलब कि 1.5 लाख को इस्तेमाल ले रहे हो, 80D की डिडक्शन जो कि मेडिकल इंश्योरेंस की हो गई, और होम लोन इंटरेस्ट इसको भी पूरा ले रहे हो, तो शायद हो सकता है आपको ओल्ड रिजिम में बेनिफिट ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि आपकी इनकम कितनी है और आपका ओल्ड रिजिम में बेटर बेनिफिट आने वाला है या न्यू रिजिम में आने वाला है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, स्पेशली फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज। सो लास्ट ईयर मेरा एक क्लाइंट था, उसके केस में क्या हुआ, उसकी कंपनी के एचआर ने मार्च मंथ में सडनली बहुत ज्यादा टैक्स कट कर दिया। उसकी 1 लाख रुपए की सैलरी थी जिसमें से 30,000 रुपए टीडीएस कट गया। अब गलती क्या हुई, उसको एक फॉर्म 12BB करके अपनी एचआर को देना था, जिसमें कि उसको ये बताना था कि उसने पूरे साल भर में 80C के अंतर्गत पीपीएफ या ईएलएसएस या कोई ऐसे प्रोडक्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करा है क्या, कुछ 80D के डिडक्शन क्लेम करे हैं क्या, या कोई होम लोन इंटरेस्ट इंटरेस्ट का कुछ क्लेम करा है क्या, उसका डिक्लेरेशन देना था। बट वो देना भूल गया, तो एचआर को उसकी एब्सेंस के कारण पूरे इनकम पे टैक्स काटना पड़ गया। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या हुई, आपके यहां पर 12BB दो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपने समय पे वो फॉर्म दे दिया तो एक तो आपका टैक्स कम कटेगा और बाद में आपको इनकम टैक्स की हैसल से भी बचना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, आप जब फॉर्म 16 भरते हो, आपकी रिटर्न फाइल करते हो और आपकी वो डिडक्शन अगर फॉर्म 16 में नहीं आ रही है, तो इनकम टैक्स को कई बार डाउट होता है कि आप फर्जी डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो। तो इट्स बेटर ऑलवेज टू गिव दैट डिटेल्स टू दी एचआर और आपकी फॉर्म 12BB भर के अभी दे दीजिए, ताकि आपका मार्च में ना तो ज्यादा टैक्स कट पाए और आपको वो डिडक्शंस भी प्रॉपर्ली क्लेम हो जाए और आप न्यू एंड ओल्ड रिजिम में डिसाइड कर पाए। सो ये तो हो गई सैलरीड वालों के लिए बात। अब समझते हैं कि मैं आपको इस वीडियो को अंत तक देखना और आप देखना कि मैं आपको एक ऐसी बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं और एक इन्वेस्टर्स के रिगार्डिंग भी कुछ टेक्स ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आपने दोनों चीजें फुलफिल करी तो इट कैन सेव योर टैक्सेस। तो स्टे ट्यून और हमारी पूरी वीडियो देखते रहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी दो स्टेप्स बताए, अब तीसरा स्टेप्स हो गया कि बिजनेस ओनर्स के रिगार्डिंग। तो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी कुछ साल पहले एक एमएसएमई के लिए प्रोविजन लाके दिया है। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं और किसी एमएसएमई के संग आप डील कर रहे हैं और आपका उस एमएसएमई के रिगार्डिंग अगर पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि 31 मार्च हो सकता है वो एक इंपॉर्टेंट डेट हो जाए उसका पेमेंट के लिए। क्योंकि एज पर सेक्शन ऑफ एमएसएमई आपको विद इन 45 डेज ऑफ दी सर्विस, जो आपको एमएसएमई वाले ने सर्विस रेंडर करी और बिल रेज कर दिया है, तो विद इन 45 इनवॉइस आपको उसका पेमेंट करना जरूरी है। बट आप ये ध्यान रख लीजिए, कोई आपके पिछले साल में ऐसा कोई पेमेंट्स रह गए हैं मतलब, तो उसका पेमेंट भी आप 31 मार्च से पहले कर देंगे तो वो खर्चा मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल आप इसको ऐसा समझो कि आपने ड्यूरिंग द ईयर में एक एमएसएमई जो वेंडर है उससे 2 लाख रुपए का कोई माल खरीदा। अब आपने अगर वो उसका पेमेंट 31 मार्च के पहले कर दिया तो आपको उसका खर्चे का बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब कि जो 2 लाख रुपए आपने उसको दिए उस 2 लाख रुपए का खर्चे का बेनिफिट मिल जाएगा। बट अगर आप गलती से भी 31 मार्च तक वो 2 लाख रुपए नहीं देते हो या विद इन 45 डेज में उसका पैसा नहीं देते हो, तो इसका इंपैक्ट बहुत सीरियस है। इसका इंपैक्ट आपकी सीधे वो 2 लाख रुपए विल गेट डिसअलाउड और उस पे सरकार अमूमन मान लीजिए, मैं मानता हूं आपके 30% टैक्सेशन है, तो 60,000 रुपए का टैक्स एडिशनल हो जाएगा जस्ट आपके पेमेंट की डिले की वजह से। तो ध्यान रखो एज अ बिजनेस ओनर, आपके जो भी एमएसएमई वेंडर है, आपके अकाउंटेंट को बुला लो,
आपके सीए से पूछ लो कि कहीं मेरे कोई ऐसे एमएसएमई वेंडर तो नहीं है जिसका पेमेंट मैंने 31 मार्च से पहले दिया है या नहीं दिया है, आप उसको भी कंप्लीट कर लो। सैलरीड और बिजनेस वालों की बात हो गई। अब समझते हैं मेरे इन्वेस्टर क्लाइंट्स के लिए। तो इन्वेस्टर क्लाइंट की बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या इनमें कहीं करते हैं, तो आपने सुना होगा, आपके अमूमन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बताते होंगे कि अगर आपने उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो 1.25 लाख तक का बेनिफिट अगर उसमें आ रहा है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तब इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या कहती है? इंपॉर्टेंट ट्रिक ये कहती है कि अगर आप एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते जा रहे और आपके पास ऐसा कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड या कोई शेयर है जिसके अंदर आपके 1.25 लाख तक का बेनिफिट हो रहा है, तो आप कोशिश करो आप 31 मार्च तक उस 1.25 लाख को बुक कर लो और नेक्स्ट डे अगर आपके पास पैसा अवेलेबल हो जाता है तो आप इमीडिएटली उसको उस दिन की बाइंग कर लो। तो इससे क्या हुआ? इससे एक बेनिफिट हुआ। इससे बेनिफिट एक तो ये हुआ कि जो आपका 1.25 लाख का टैक्स बेनिफिट आपने इनकम अर्न करी थी, वो टैक्स फ्री हो गई, क्योंकि 1.25 लाख तक तो टैक्स फ्री इनकम है। और पैरेलली आपने क्या करा, आपके जो दोबारा इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, तो आप उस रैली में कहीं मिस नहीं कर पाए, आपके पास नई फ्रेश बाइंग रेट भी आ गई। तो इससे बेनिफिट आपने 1.25 लाख पर सीधे के सीधे लॉन्ग टर्म 12.5% का टैक्स जो आगे आता आपको लॉन्ग टर्म का, वो बचा लिया। तो मैं समझता हूं ये शायद आपको ट्रिक नहीं मालूम होगी। तो आप अगर ये ट्रिक को भी फॉलो कर लोगे तो इसको बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग, और इस टैक्स हार्वेस्टिंग से आपने आपके टैक्स को कट डाउन कर लिया। तो अब हम समझते हैं पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। आप समझो अभी आने वाली है, क्योंकि 31 मार्च आने वाली है, तो अभी 15 मार्च तक अगर आपने आपकी इनकम पे वर्कआउट कर लिया है कि आपने ये प्लानिंग कर ली कि आप न्यू रिजिम में हो, ओल्ड रिजिम में हो, कितना टैक्स आने वाला है, किस किस को आप बचाने वाले हो, ये सब प्लानिंग हो गई है, तो आपको ये भी मालूम चल गया होगा कि मेरे पास एडिशनल अगर टैक्स बर्डन आने वाला है तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आपको 15 मार्च तक में इंश्योर करके और 15 मार्च तक में जमा करा देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका 234 बी और 234 सी का जो फालतू इंटरेस्ट लगने वाला है वो बच सकता है। और सैलरीड वालों के लिए स्पेशली बहुत हम लोग ये देखते हैं, मेरे अमूमन ही क्लाइंट्स के केस में हम देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, उनकी सैलरी पे टीडीएस कटता रहता है, तो उनको ये लगता है कि मेरे पास तो टीडीएस कटा हुआ है, इनकम पे कोई टैक्स आना नहीं है। बट सडनली दे रियलाइज, जब रिटर्न भरने आते हैं उनके केस में हम ये पाते हैं कि उनके पास अदर सोर्सेज की इनकम आ जाती है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गई, एफडीआर की इनकम हो गई, उसने कोई एफडीआर बना रखी है, उस पर कुछ उसने इंटरेस्ट अर्न कर लिया। अब उस इंटरेस्ट पे बैंक तो एज पर टीडीएस प्रोविजन जो टैक्स काटना है 10% वो टीडीएस काट देगा, बट क्योंकि आप 30% स्लैब में आ गए हो, तो जो डिफरेंस टैक्स है, अब आपने उसकी क्योंकि प्लानिंग नहीं करी थी, वो आपने 20% टैक्स नहीं भरा। अब इसका इंपैक्ट क्या आना है? इसका इंपैक्ट ये आना है, वो जो शॉर्टफॉल टीडीएस है, उस शॉर्टफॉल टैक्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाता है, और वो कई बार इतना हेफ्टी इंटरेस्ट हो जाता है कि आपको लगता है कि यार वो तो मैं समय पे भर देता, क्योंकि इनकम टैक्स का ब्याज बहुत ज्यादा होता है, आप इसको समय पे भरो और टैक्स बचा सकते हो। इसमें यह भी ध्यान रखना, कई बार कैपिटल गेन का इंपैक्ट भी है, आप कैपिटल गेन को इग्नोर कर देते हो। अगर कैपिटल गेन भी आपने ड्यूरिंग द ईयर में अर्न किया है तो उसका भी एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके 15 मार्च तक आप भर दो, ताकि आपको अननेसेसरी का इंटरेस्ट बर्डन आपकी रिटर्न पे नहीं आएगा। अब समझते हैं सातवां स्टेप, जो कि हमारा आखिरी और मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर स्पेशली फॉर बिजनेस ओनर्स, जहां पर उनकी ऑडिट लागू होती है। यहां पर आप ध्यान रखो कि आपके क्या करते हैं मेजरली अकाउंटेंट या बिजनेस ओनर्स, वो टीडीएस के प्रोविजंस को भूल जाते हैं या जीएसटी के प्रोविजंस को कई बार चेक नहीं करते हैं। तो कोशिश करके अगर आप ये देख लेते हैं कि भाई आपके अकाउंटेंट को बोलिए कि आप 15 मार्च तक जब बुक्स बना रहे हो तो ये देख लो कि आपने जीएसटी का रिकंसिलेशन हो जाए, कोई जीएसटी छूट तो नहीं गया है, सो दैट हमारे बाकी के प्रोविजंस जो मैंने ऊपर बताए वो भी उससे इंपैक्ट करते हैं और अननेसेसरी जीएसटी की बर्डन आती है। और पैरेलली ये भी देख लो कि आपके कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो मेजरली हम लोग पाते हैं कि जो अकाउंटेंट है या बिजनेस ओनर्स है भूलते हैं टीडीएस का, उसको देखना जरूरी है कि कहीं कोई ऐसे एक्सपेंसेस तो नहीं है जिसपे टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई हो रहे थे और हम लोगों ने बाय मिस्टेकनली या हमने इग्नोर कर दिया हो। तो आपके सीए से आज ही मिल लो, ताकि वो बता देवे कि अगर कोई ऐसे एक्सपेंस है जिस टीडीएस कटना था, उसको कैलकुलेशन करके आप टीडीएस उसका पार्टी का काट दीजिए। तो दोस्तों याद रखिए, टैक्स प्लानिंग आखिरी दिन का खेल नहीं है, ये एक कंटिन्यूस वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस है।
और आप अगर ऐसे ही स्मार्टली टैक्स बचाते हो तो वो आपका टैक्स तो सेव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ भी बिल्ड कर रहा है। और ऐसे ही स्मार्ट टैक्स और वेल्थ एडवाइजरी के लिए हमारे चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलो। और स्पेसिफिकली अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें।